नमस्कार। अब इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं स्टोरेज एंड डेटाबेसिस मॉड्यूल नंबर 4। अब तक हम क्या क्या देख चुके हैं। हम कंप्यूट देख चुके हैं, वीएम, लोड बैलेंसर वगैरह, एमआईजी, कैसे हम एक स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं वो हम देख चुके हैं। हम नेटवर्किंग देख चुके हैं, वीपीसी बनाना, फायरवॉल रूल लगाना, अपने नेटवर्क को सिक्योर करना, वो सब हम देख चुके हैं। फिर हम आईएम एंड सिक्योरिटी देख चुके हैं, कैसे हम यूज़र को और एप्लीकेशन की एक्सेस को मैनेज करते हैं कि कौन कब क्या एक्सेस कर सकता है, किस कंडीशन में एक्सेस कर सकता है। फिर हमने सिक्योरिटी देख ली पूरी, हम कैसे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर कर सकते हैं, ये सब हम देख चुके हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे स्टोरेज और डेटाबेसिस में डिफरेंस क्या होता है। अब आप इसे मॉड्यूल को स्टार्ट करने से पहले रिकमेंड करेंगे कि आप हमारा लेवल 1 के वीडियोस देखें। लेवल 1 में वीडियो नंबर 16 से लेके इसमें आपको सब बता रखा है, इनका बेसिक पर्पस क्या होता है, कितने तरह की हमारे पास स्टोरेज होती हैं, इनका यूज केस वगैरह, वो सब आपके थ्योरेटिकल वाला पार्ट जो है आपका क्लियर हो जाएगा। आप वीडियो नंबर 16 से 28 तक देखें, ये लगभग 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट्स की वीडियोज़ हैं। इसमें अपने इंडस्ट्री का यूज केस वगैरह भी ले रखा है हर वीडियोज़ में, तो आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा, फिर आपकी और अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं कि स्टोरेज में और डेटाबेसिस में क्या अंतर होता है। अब ये स्टोरेज क्या होता है। स्टोरेज होता है कि आपको कोई चीज़ को स्टोर करना है, मतलब आपने कोई चीज़ रखी और वो सेम तरीके से आपने उठा ली, मतलब उसमें आपने कोई एडिट नहीं किया, कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म नहीं किया, मतलब सिस्टम को नहीं पता आपने अंदर क्या रखा है। आप ऐसे मान सकते हैं, आपने रूम के अंदर कोई बॉक्स लेकर आए, सील्ड पैक बॉक्स था, आपने रखा और जब उसकी ज़रूरत पड़ी वो पूरा बॉक्स आपने उठा लिया, लेकिन उस बॉक्स को ओपन नहीं किया, उसमें कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म नहीं किया आपने। तो इस तरह के जो हमारे डेटा होता है, जैसे फ़ोटोज़ होती हैं, हमारी वीडियोज़, पीडीएफ फाइल, बैकअप फाइल्स, इस तरह का डेटा हम इसमें रखते हैं। इसमें हम किस तरह का एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। मान लो आपको डेटा को एक्सेस करना है, या तो आपके पास उसका लिंक होगा, या फिर आप उसे नेम से सर्च वगैरह कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपके पास कोई पीडीएफ है, मान लो 50 पेज की कोई पीडीएफ है, अब आपको उसका पेज नंबर 20 रीड करना है, तो आपको पूरी पीडीएफ ही ओपन करनी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं कि केवल पेज नंबर 20 एक्सेस कर लोगे। तो आप जो आपकी जो स्टोरेज होगी वो पूरा एक ऑब्जेक्ट की तरह स्टोर होगा। डेटाबेसिस में क्या होता है, इसमें एक ऑर्गेनाइज डेटा होता है, मतलब जैसे यूज़र का डेटा होगा तो यूज़र का नाम होगा, फिर उसी यूज़र का फ़ोन नंबर होगा, उसी यूज़र का एड्रेस होगा, तो वो चीज़ उससे लिंक होगा आपस में, कुछ ना कुछ डेटा का आपस में लिंक होगा। तो वो डेटा रोज कॉलम किसी तरीके से मैनेज होगा, मतलब हम उसमें ट्रांजेक्शन परफॉर्म करेंगे। तो हम इस तरह का एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं इसमें कि हमें जैसे नेम, गिव मी द नेम ऑफ द कस्टमर हु लिव इन इंडिया, पे इंडिया के कितने यूज़र्स हैं तो हमने उसमें डाल रखा होगी वो चीज़ें सब, यूज़र का एड्रेस, वो कहाँ से है, उसकी कंट्री कौन सी है, उसने जैसे हमने सेल्स का डेटा डाल रखा है तो उसने क्या क्या चीज़ें परचेज की हैं। तो इस तरह के आप ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर सकते हो कि वो लोग, जैसे आप फिल्टर लगा सकते हो कि कितने यूज़र ऐसे हैं जिन्होंने 500 से ज़्यादा की शॉपिंग की। तो इस तरह का जैसे बैंक ट्रांजेक्शन होते हैं, उसमें वो ट्रांजेक्शन किसी यूज़र से लिंक होते हैं, किसी अकाउंट नंबर से लिंक होते हैं। तो जो हमारा ऑर्गेनाइज डेटा होता है उसे हम डेटा बेसिस में रखते हैं। जो हमारा वैसा डेटा होता है जैसे फोटोज़, वीडियोज़, उसमें तो ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा हो गया, उसे हम स्टोरेज में रखते हैं। गूगल क्लाउड हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है। गूगल क्लाउड हमें 3 तरह की स्टोरेज प्रोवाइड करता है। जैसे क्लाउड स्टोरेज जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे, इस वाले मॉड्यूल में पढ़ेंगे हम इसे। क्लाउड स्टोरेज को आप गूगल ड्राइव की तरह समझ सकते हो। ये एक तरह की बकेट है आपके पास, जैसे हम बकेट बना रहे थे, हम पूरा वीडियो लेंगे, इसमें पूरा एक एक चीज़ करके देखेंगे क्लाउड स्टोरेज की। ये वाले वीडियो में तो एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, ताकि आपको एक ओवरव्यू आइडिया हो जाए कि ये होता क्या है पूरा। तो इसमें हम क्या करेंगे, बकेट्स बनाते हैं। बकेट्स में हम अपनी फाइल्स रखते हैं, जैसे इमेजेस, वीडियोस, पीडीएफ, बैकअप, इस तरह की। ये इसे हम ऑब्जेक्ट स्टोरेज भी बोलते हैं। इसमें जो डेटा है वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में सेव होता है, मतलब पूरा जैसे आपका पीडीएफ है, अगर आपको एक्सेस करना है तो पूरा पीडीएफ ही एक्सेस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है इसको आप कुछ कोई पार्ट आप एक्सेस कर लोगे। तो इसीलिए हम इसे ऑब्जेक्ट स्टोरेज भी बोलते हैं। तो इसमें भी कई तरह के होते हैं। या फिर हमें किस तरह का डेटा रखना है, हमें कब उसे एक्सेस करना है, साल में एक बार एक्सेस करना है, इस तरह का डेटा है, या फिर हमें एक मंथ में एक बार एक्सेस करना है, इस तरह का डेटा है, वो हम इसके जो पर्टिकुलर वीडियो आएगा उसमें देखेंगे सारा। फिर दूसरा होता है हमारे पास परसिस्टेंट डिस्क। अब ये क्या होता है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कंप्यूट वाले मॉड्यूल में देख चुके हैं। ये जो हम वीएम क्रिएट कर रहे थे उसकी हार्ड डिस्क होती है। अब जैसे आप पीसी या लैपटॉप चलाते हैं उसके अंदर हार्ड डिस्क होती है, उसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रखा होता है, डेटाबेसेस होते हैं, तो वो होते हैं हमारे परसिस्टेंट डिस्क में। ये काफ़ी फास्ट होती है, इसे हम ब्लॉक स्टोरेज भी बोलते हैं। जो क्या होता है, इनमें डेटा सेव करने का डिफरेंस होता है। जो क्लाउड स्टोरेज है तो ऑब्जेक्ट फॉर्म में सेव कर लेगी, ये ब्लॉक फॉर्म में सेव करती है। मतलब जैसे आपने पीडीएफ डाली क्लाउड स्टोरेज में तो क्या होगा, आपने जैसे पीडीएफ है उससे 50 पेज है तो आपको पूरी पीडीएफ ओपन करनी पड़ेगी। लेकिन परसिस्टेंट डिस्क में क्या है, वो एक पार्ट पार्ट में सेव होगी। मतलब आपको पेज नंबर 20 चाहिए तो केवल 20 ही आ जाएगा आपके पास, तो पूरी जो पीडीएफ है वो लोड नहीं होगी। तो ये काफ़ी फास्ट होती है। तो इसे हम किस चीज़ में यूज़ करते हैं, जिसमें हमें रीड राइट ज़्यादा करने होते हैं। जैसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम रखेंगे इसमें,
या फिर हम कोई डेटाबेस रखेंगे इसमें जिसमें हमारे रीड राइट ज़्यादा होंगे, क्योंकि हमें महंगी पड़ती है, ये काफ़ी कॉस्टली होती है, ये काफ़ी कॉस्टली होती है। तीसरा होता है हमारी फाइल स्टोर। अब परसिस्टेंट डिस्क क्या होगी, एक वीएम से एक ही परसिस्टेंट डिस्क कनेक्ट होती है एट अ टाइम। आप ऐसा नहीं कि दो कर लोगे कनेक्ट या दो वीएम से एक डिस्क कनेक्ट कर लोगे, वो नहीं होता। तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए होता है हमारे पास फाइल स्टोर। ये एक शेयर्ड फोल्डर होता है फॉर मल्टीपल वीएम। अब इससे आप 1000 वीएम भी कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, ये जो आपकी मिनिमम आपको 1 TB की लेनी पड़ेगी। तो आपको चाहे 1 MB डेटा भी रखना हो तो भी आपको 1 TB का पे करना पड़ेगा। इसकी जो स्टार्टिंग है वही 1 TB से स्टार्ट होती है। तो इन बड़े लेवल के प्रोजेक्ट जहाँ पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा डेटा होता है और हमें कई सारी वीएम से एक साथ काम करना होता है, तो उस तरह के कामों के लिए हम फाइल स्टोर यूज़ करते हैं। इसका यूज़ काफ़ी कम ही आएगा अभी, क्योंकि हम उस लेवल के अभी तो प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे। तो परसिस्टेंट डिस्क हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अभी इस वाले मॉड्यूल में तो हम केवल क्लाउड स्टोरेज देखेंगे, ये सब हम कर चुके हैं पहले ही। परसिस्टेंट डिस्क हम देख चुके हैं, तो अब लेवल 1 में भी इसका वीडियो देख सकते हो पूरा, उसमें हमने सब कुछ बताया हुआ है परसिस्टेंट डिस्क के बारे में और फाइल स्टोर के बारे में भी। क्लाउड स्टोरेज का हम एक एक चीज़ देखेंगे, इस पर एक्सेस मैनेज कैसे होती है, कितने तरह की होती है, कैसे हम इसे यूज़ करते हैं, ये सब हम देखेंगे आने वाले वीडियोस में। अब हम डेटाबेसिस पे आते हैं। डेटाबेसिस भी गूगल क्लाउड 3 तरह के प्रोवाइड करता है, एक तो रिलेशनल डेटाबेस, नॉन रिलेशनल डेटाबेस या फिर एनालिटिकल वाला। अब इसमें क्या होगा, रिलेशनल नॉन रिलेशनल में क्या डिफरेंस होता है। जो रिलेशनल डेटाबेस होता है उसका स्कीमा फिक्स होता है। स्कीमा आप मान सकते हो एक तरह का उसका स्ट्रक्चर फिक्स होता है। मतलब जैसे एक यूज़र का डेटा है, एक यूज़र का डेटा हो गया हमारे पास, वो हमें सेव करना है, वो इसका नेम होगा, मोबाइल नंबर होगा, एज होगी, तो वो चीज़ें फिक्स होंगी। तो जब आप कोई किसी नए यूज़र की एंट्री करोगे तो आपको सब चीज़ें डालनी पड़ेंगी, तभी वो चीज़ सेव होगी, नहीं तो एरर आ जाएगा। जो नो एसक्यूएल डेटा होता है उसमें स्कीमा फिक्स नहीं होता, हमें नहीं पता होता स्ट्रक्चर कैसा होगा। अब इसका आप एक एग्जांपल देख सकते हो, जैसे व्हाट्सएप चैट। जैसे आपकी व्हाट्सएप चैट होती है, अब उसमें आप टेक्स्ट मैसेज भी भेज सकते हो, वीडियो भी भेज सकते हो, ऑडियो भी भेज सकते हो, आप PDF भी शेयर कर सकते हो। तो चैट में आपको स्कीमा फिक्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप टेक्स्ट वाला ही काम कर पा रहे हो, आप सब तरीके के काम कर पा रहे हो। तो वो होता है नॉन रिलेशनल डेटाबेस, ये काफ़ी फास्ट होते हैं। ये जो SQL वाले होते हैं ये इतने फास्ट नहीं होते। यूज़ करते हैं नो SQL कब यूज़ करते हैं। SQL हम कभी यूज़ करेंगे जब हमें एक्यूरेसी ज़्यादा मैटर करेगी, जब हमारे लिए एक्यूरेसी ज़्यादा मैटर करेगी। जैसे बैंकिंग ट्रांजैक्शन में, अब ट्रांजैक्शन या तो पूरा होगा या नहीं होगा, या तो 100% होगी चीज़ कोई या 0% होगी। काम हम इस तरह के काम हम क्लाउड SQL में करेंगे जहाँ पे हमें एक्यूरेसी मैटर करेगी। जैसे आपको कोई, जैसे में अमेजोन में हम कार्ट में कोई चीज़ ऐड करते हैं, तो उस तरह के काम भी हम SQL में करेंगे। क्योंकि मान लो सेलर के पास एक ही मोबाइल फ़ोन बचा है लास्ट, और वो 2 आदमियों ने एक साथ परचेज कर लिया, तो वो गड़बड़ हो जाएगी फिर। तो ये क्लाउड SQL ये नहीं होने देगा, वो सिंगल ट्रांजेक्शन ही परफॉर्म होने देगा। जब तक वो पहला पूरा नहीं होगा वो चीज़ आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये काम करते हैं हम SQL से, जहाँ पे हमें एक्यूरेसी मैटर करती है, स्पीड इतनी मैटर नहीं करती। अब इसमें भी हमारे पास गूगल क्लाउड 2 ऑफर करता है, तो क्लाउड SQL, एक क्लाउड स्पैनर। जो SQL है उसे हम रीजनल डेटाबेस की तरह यूज़ करते हैं। अगर हमें मान लो बैंक है हमारा कोई, वो इंडिया में ही काम करता है बस, तो हम फिर उसमें SQL यूज़ करेंगे यूज़र का बैलेंस वगैरह रखने के लिए। लेकिन अगर हमारा बैंक ग्लोबल है, मान लो सेम अकाउंट में आप यहाँ से भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो US से, और इंडिया से ट्रांजेक्शन कर रहे हो, उसी अकाउंट में ऑस्ट्रेलिया से भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, फिर हम क्लाउड स्पैनर यूज़ करेंगे। एक थोड़ा कॉस्टली होता है, ये स्केल कर सकता है, ग्लोबल होता है, इसमें जो लेटेंसी है वो बहुत मिनिमम होगी, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्लाउड स्पैनर। अब नॉन रिलेशनल डेटाबेस भी हमें 2 तरह के मिलते हैं गूगल क्लाउड में, फायर स्टोर और बिग टेबल। फायर स्टोर कहाँ पे यूज़ होता है, जैसे मोबाइल ऐप, चैट ऐप होती है हमारी, रियल टाइम हमें कोई चीज़ें सिंक करनी है तो उसमें हम यूज़ कर देंगे फाइल स्टोर। बिग टेबल कहाँ पे यूज़ होगा, जहाँ पे जैसे IoT सेंसर्स वगैरह होते हैं, हमें 1 सेकंड में मान लो 1 लाख एंट्री करनी है कि हमारे 10,000 सेंसर लगे हुए हैं, उनसे डेटा आ रहा है और वो हमें डेटाबेस में डालना है। तो जहाँ पे राइट बहुत ज़्यादा होंगी, मतलब 1 सेकंड में ऐसा आपको कहीं भी सुनने को मिले कि 1 सेकंड में हमें 1 लाख राइट करने हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है, बिग टेबल। फाइल स्टोर हमारे मोबाइल वगैरह में यूज़ होगा, मतलब आप इसे मान सकते हो जो ह्यूमन वाली चीज़ें होंगी इसमें तो हम फाइल स्टोर यूज़ करेंगे, जो मशीन वाली चीज़ें होंगी IoT सेंसर उसमें हम बिग टेबल यूज़ करें। इनका एक एक वीडियो आएगा, हम पूरा यूज केस समझेंगे, यूज भी करके देखेंगे इन्हें सबको, तो आपके बेस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सब चीज़ें। तीसरा होता है हमारे पास एनालिटिकल वाला, इसमें होता है हमारे पास बिग क्वेरी। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब मान लो हमारे पास SQL में सेल्स का डेटा पड़ा है। अब सेल्स के डेटा पे हमें कुछ एनालिटिक्स देखने हैं, पैटर्न देखने हैं कि इस वाले रीजन में कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिकता है, किस सीजन में बिकता है। तो हम क्या करेंगे, उस पूरे डेटा को बिग क्वेरी में उठा के ले आएंगे, फिर हम उस पर क्वेरी चला देंगे, SQL क्वेरी चला देंगे, तो उससे हमारे पास पूरा पैटर्न आ जाएगा। आप ये मानो कि आपके पास जो टोटल एंट्री है वे करोड्स में है,
और आप कुछ ही सेकंड में पूरी एंट्री को रीड करके आपके पास एक पूरा डैशबोर्ड तैयार करके दे देगा कि इस रीजन में किस टाइम क्या चीज़ ज़्यादा सेल होती है। तो उस तरीके से आपके जो आगे के डिसीजन होंगे वो काफ़ी आसान हो जाएंगे। तो डेटा ड्रिवन डिसीजन हो जाएंगे फिर आपके, ये सेकंडों में कर देगा वो काम आपका। पेज में जो मतलब पेटाबाइट टाइप का डेटा जो हमारे पास होता है, बहुत बड़ा बड़ा डेटा, उससे ये इन्फॉर्मेशन निकाल के ले आएगा आपके पास। तो ये काम करता है हमारा बिग क्वेरी, ये एनालिटिकल होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम कौन सा कब यूज़ करते हैं, जिससे आपके और क्लियर हो जाएगा। वैसे तो हम एक एक पढ़ेंगे, एक एक में पूरी वीडियो आएगी, उसका यूज केस समझेंगे, सब करेंगे हम, लेकिन इससे आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा। तो एग्जांपल देखते हैं। मान लो आपको बैंक बैलेंस रखना है अपना, मतलब बैंक, कोई बैंक है वो रीजनल बैंक है, जब तक ग्लोबल का नाम ना आए ना तो हम क्लाउड एसक्यूएल ही यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे बैंक दिया हुआ है, मतलब हमें बैंक का बैलेंस अपडेट करना है यूज़र का, तो उस तरह का डेटा हम कहाँ रखेंगे, क्लाउड एसक्यूएल में रखेंगे। अगर यहीं पे ही कुछ ऐसा आ जाता है कि हमारा बैंक ग्लोबल है, वो कई सारी कंट्रीज़ में ऑपरेट कर रहा है, हो सकता है यूज़र सेम अकाउंट में ट्रांजेक्शन इंडिया से भी परफॉर्म कर रहा हो और किसी दूसरी कंट्री से भी सेम अकाउंट में ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो रहा हो, तो फिर उसकी जगह हम स्पैनर यूज़ करते हैं। नॉर्मल केसेस में हम क्लाउड एसक्यूएल ही यूज़ करेंगे, क्योंकि स्पैनर बहुत कॉस्टली होता है। अब सेकंड होता है जैसे सोशल मीडिया फीड। अब हमें इस तरह की ऐप बनानी है, जैसे जैसे इंस्टा टाइप, इस तरह की हमें कोई ऐप बनानी है, तो उसमें फीड चलती है सोशल मीडिया, तो उसमें हम कौन सा डेटाबेस यूज़ करेंगे, उसमें हम फायर स्टोर यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें इतनी एक्यूरेसी नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे स्पीड ज़्यादा मैटर करेगी। अब अब मान लो कोई पोस्ट आ रही है, उसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए पोस्ट, उससे तो हमें कोई इशू नहीं आएगा, या एक पोस्ट 2 बार भी देखने को मिल जाए उससे भी कोई इशू नहीं है, लेकिन स्पीड मैटर करेगी। ऐसा ना हो कि पोस्ट जो है हमारी लोड ही नहीं हो रही है, यूजर स्क्रॉल कर रहा है लेकिन पोस्ट लोड नहीं हो रहे हैं, तो उससे यूजर एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। तो इसकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे, इसमें हम फायर स्टोर यूज़ करेंगे। अब तीसरा है जैसे हम चैट ऐप बना रहे हैं, कोई जैसे व्हाट्सएप है, ऐसे चैट कर रहे हैं जिसमें कोई स्कीमा भी फिक्स नहीं होता। ऐसे ही सोशल मीडिया फीड होती है, उसमें भी कोई स्कीमा फिक्स नहीं होता। जहाँ पे स्कीमा फिक्स नहीं होता वहाँ पे आपको फायर स्टोर ही यूज़ करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी हम फायर स्टोर यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें हमें रियल टाइम अपडेट करना होगा यूज़र को। जैसे आपने मैसेज किया, वैसे तो नहीं यूज़र कोई पेज रिफ्रेश करेगा, तुरंत मैसेज आना चाहिए उसके पास। तो उस वाले केस में भी हम फायर स्टोर यूज़ करेंगे। ये रियल टाइम होता है, जैसे आप किसी को मैसेज भेजोगे तो सामने वाले को बिना लेटेंसी के एट रियल टाइम में मैसेज अपडेट होता रहेगा। तो इस तरह की ऐप हम बना के भी देखेंगे फायर स्टोर पे आने वाले टाइम में। अब आने वाले जो प्रोजेक्ट आएंगे हमारे, इसे ये लेवल 2 खत्म हो जाएगा हमारा लास्ट में, तो हम प्रोजेक्ट भी बना के देखेंगे, चैट ऐप बनाएंगे एक पूरी। फिर जैसे सेंसर डेटा, जहाँ भी आपको आईओटी और सेंसर डेटा से रिलेटेड कोई भी चीज़ें सेव करनी है। मान लो आपको ऐसा यूज केस बन रहा है कि हमारे पास बहुत सारे सेंसर्स हैं और वो सेंसर से डेटा आ रहा है और डेटा को हमें रखना है, उसे डेटा को, तो उसमें केवल हमारे पास एक ही चॉइस है, बिग टेबल। जहाँ पे आपको कहीं भी देखने को मिले कि मिलियंस ऑफ राइट्स करने हैं आपको पर सेकंड, तो आपको बिग टेबल में ही डालना है वो डेटा। बाकी कोई डेटा इसके लिए बना ही नहीं है, क्योंकि इतना इतना बड़े स्केल पे आप सेव ही नहीं कर पाओगे इतनी चीज़ें, कि रिक्वेस्ट फेल हो जाएगी। तो इसमें इसके लिए बिग टेबल ही बना हुआ है। ये एक सेकंड में मिलियंस ऑफ राइट कर सकता है, मतलब आपको 10,000 सेंसर एक साथ चल रहे हैं तो पूरा का पूरा डेटा जितना उनसे आएगा पर सेकंड वो उसमें सेव कर सकता है। तो उसके लिए बना हुआ है बिग टेबल। फिर हम मान लो आपका शॉपिंग कार्ट है, जैसे अमेजोन का शॉपिंग कार्ट होता है, उस तरह का वो उसमें हम कौन सा यूज़ करेंगे, उसमें हम क्लाउड एसक्यूएल यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डेटा एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि सेम चीज़ 2 लोग परचेज कर ले। मान लो हमारे पास स्टॉक में एक मोबाइल है, लेकिन वो 2 यूज़र ने कार्ट में ऐड करके पेमेंट कर दिया, तो हम कैसे डिलीवर करेंगे, तो गलत हो जाएगा। तो जहाँ पे एक्यूरेसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी तो वहाँ पे हम एसक्यूएल वाला ही यूज़ करेंगे। और फिर जैसे 6 वाला है, अब 6 वाला जैसे मूवी टिकट, ट्रेन टिकट, इसमें भी एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है। ऐसा तो है नहीं कि एक सीट हम 2 यूज़र को दे देंगे, तो सिंगल सीट सिंगल यूज़र को देंगे, तो एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें भी हम क्लाउड एसक्यूएल ही यूज़ करेंगे। अब जैसे हम ग्लोबल बैंक हमने देखा ही था। अब मान लो बैंक ग्लोबल है हमारा, रीजनल बैंक है, उसकी एक ही कंट्री में यूज़र हैं, एक ही लोकेशन में है उसके यूज़र, तो हम क्लाउड एसक्यूएल यूज़ करेंगे। लेकिन अगर वो पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑपरेट कर रहा है, तो सेम अकाउंट में एक कंट्री से ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, बी कंट्री से, सी कंट्री से, इस तरह से ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। मान लो एक यूज़र है वो यूएस से भी ट्रांजेक्शन कर रहा है, इंडिया से भी कर रहा है सेम अकाउंट में, तो उस तरीके हम स्पैनर यूज़ करेंगे ताकि बिना लेटेंसी के डेटा को अपडेट कर दे। फिर हमारा सेल्स डेटा है, सेल्स डेटा से हमें कुछ एनालिसिस करनी है। तो ये कैसे होता है, जो हमारी ऐप या वेबसाइट है उससे हमारी सेल हो रही है, तो सेल का डेटा हम स्टोर करेंगे क्लाउड एसक्यूएल में। फिर हम क्या करेंगे, एक स्क्रिप्ट रन करेंगे, उससे हमारा सारा जो डेटा है क्लाउड एसक्यूएल से बिग क्वेरी में आ जाएगा। फिर हम बिग क्वेरी में भी एक क्वेरीज रन करते हैं, एसक्यूएल क्वेरीज रन करते हैं, तो उससे हम पूरे ट्रेंड्स देख पाएंगे एक डैशबोर्ड पे कि किस सीजन में कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहा है। और कस्टमर का डेटा भी देख सकते हैं कि कौन कस्टमर किस लिए, मतलब ऐसे कितने कस्टमर हैं जैसे जो पर मंथ परचेज कर रहे हैं, या कितने
अमाउंट की परचेज कर रहे हैं। तो इस तरह का हम पूरा बना के देखेंगे बिग क्वेरी में, एक पूरा प्रोजेक्ट बना के देखेंगे कि बिग क्वेरी यूज कैसे होता है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम इसमें स्टार्ट करेंगे स्टोरेज वाला पार्ट, क्लाउड स्टोरेज। अब इसका पूरा कैसे एक्सेस वगैरह होती है इसमें, वो हम नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे। फिर हम डेटाबेसिस पे जाएंगे। फिर जब ये सारे हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, फिर एक पूरा एक प्रोजेक्ट बनाएंगे इन सबको यूज़ करके।